सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर करना। थैंक यू सो मच। नए चैप्टर का नाम है, नई हेडिंग है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वाला चैप्टर आपके क्लास 11th का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई भी नहीं है। और एग्ज़ाम के अंदर आप मान के चलो लगभग 8 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज श्योर शॉट है, कंफर्म्ड है कि ये 8 से 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो सर क्या है ये चैप्टर, इस चैप्टर में ऐसा आखिर क्या है? तो इस चैप्टर में मज़ेदार बात ये है कि इस चैप्टर में जो रटने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें मतलब बहुत खून के आंसू रोने पड़ते हैं। लेकिन जो बच्चा समझ के काम करता है, जिन्हें चीज़ें समझने में अच्छा लगता है, उसे बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं उस तरह की श्रेणी का बच्चा खुद रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए चैप्टर को इंटरेस्टिंग रखा है। बाकी जो रटने वाला बच्चा, उस रटने वाला बच्चा जो है वो भी लिख ले कि रटने वाले के लिए ये चैप्टर ये बना ही नहीं है, इनफैक्ट, है ना। रटने वाले बच्चे के लिए ये चैप्टर एक तरह से है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो कोशिश करेगा, वो रटेगा ऑब्वियसली, और वो खींचतान करके हो सकता है 8 में से 5 या 6 नंबर तक पहुंच भी जाए, या हो सकता है तुक्का लग जाए तो पूरा 8 में से 8 भी आ सकते हैं, लेकिन उसको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो दोनों तरह के मतलब बच्चों का इस चैप्टर में टेस्ट हो जाता है। जो रटता है उसको रटना भी काफ़ी पड़ेगा, और जो समझता है उसको इंटरेस्ट बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी सोच की है। तो मैं आपकी चैप्टर की भूमिका बता देता हूँ कि चैप्टर में आखिर ऐसा क्या होता है। जो पुराने चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, उन पुराने चैप्टर में आप देखते हो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ओके। उन कॉन्सेप्ट्स पर फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। लेकिन इस चैप्टर में खासियत यह है कि इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है?
सही करना, वेरी गुड। ये रेक्टिफाई वर्ड से बना है। रेक्टिफाई वर्ड का मतलब होता है कि गलती सुधारना। मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, रेक्टिफाई का मतलब होता है गलती सुधारना, सही करना। तो रेक्टिफाई करना है हमें, किसे सही करना है हमें? एरर्स को। एरर्स मतलब क्या होता है? गलतियाँ, वेरी गुड। तो मैं आपको चैप्टर का स्कोप बताता हूँ। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर हमारा एक स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? जर्नल करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं क्लासीफाई यानी कि लेजर। फिर हम करते हैं समराइजिंग यानी कि ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड। और उसके आगे भी एक दो बातें और, लेकिन हम इन तीन को ही अगर पकड़ें तो आपने जर्नल करा, आपने लेजर करा, आपने ट्रायल बैलेंस करा, तो उन सब को करते समय जैसे आप बच्चे हो और आप कुछ गलतियां कर देते हो, उसी तरह कंपनी के अंदर भी जो अकाउंटेंट होता है वो कोई मान लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट होता है, वो भी गलतियां कर देता है। अब गलतियों का कोई स्कोप नहीं होता, गलतियां कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हो गई हो सकता है क्लासीफाई में कुछ गलती हो गई हो सकता है समराइजिंग में कोई गलती हो गई हो। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है? उन्हें सही करना है। हमें इस चैप्टर में क्या करना है? सारी गलतियों को सही करना है। अब गलतियों को सही करने के लिए बड़े ध्यान से समझना, ये हमेशा 2 स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपके इलाज को सही करता है, तो वो एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। वो कैसे? पहले वो बीमारी को समझता है, पहले आपकी तकलीफ को समझता है। जब उसको बीमारी या तकलीफ का सही पता लगता है तब उसकी वो सही उपचार करता है। तो इसी तरह इस चैप्टर में आप डॉक्टर हो, आपका स्टेप 1 क्या है कि आपको सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? गलती। कि गलती आखिर हो क्या रही है। जब आप गलती को पकड़ लोगे सही कि ये गलती हुई है, तब आप उसका क्या करोगे? सही इलाज करोगे, रेक्टिफाई करोगे। तो बच्चों को इसमें थोड़ी तकलीफ आती है जब वो गलतियों को सही नहीं इंटरप्रेट कर पाते, क्योंकि दवाई सबके पास है, लेकिन कौन सी दवाई किस बीमारी में खिलानी है ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आती है। तो उसके लिए मैं हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा सारी छोटी छोटी बातें। बट चैप्टर जो है वो बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ पर बेस्ड है। किस चीज़ पर बेस्ड है? गलतियों पर। तो इस पूरे चैप्टर में क्या होगा? सिर्फ गलतियाँ होंगी, और हमें उन गलतियों को क्या करना होगा? सुधारना या रेक्टिफाई करना होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन सा एक फर्स्ट एरो डाल के कि बेसिकली क्या है चैप्टर। तो इसमें लिखो समटाइम्स errors take place while recording or classifying or summarizing full stop. In this chapter we have to analyze those errors. We have to analyze those errors and rectify them. तो इस चैप्टर में हमें उन गलतियों को एनालाइज करना है एंड रेक्टिफाई देम, और उन्हें ठीक करना है एंड रेक्टिफाई देम बाय, कैसे ठीक करेंगे हम? बाय passing a rectifying journal entry। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये चैप्टर का मेन पार्ट बन गया कि हम गलतियां कैसे ठीक करेंगे। बाय पासिंग अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, हम एक जर्नल एंट्री करके अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या बन गया आपका? चैप्टर जर्नल एंट्री का बन गया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हर बीमारी का इलाज क्या है? जर्नल एंट्री। तो ये पूरे चैप्टर में हमें गलतियों को ठीक करना है, और गलतियों को हम ठीक कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री करके, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, है ना। वो सीखेंगे धीरे धीरे चैप्टर में।
तो अब आप एक नेक्स्ट एरो डालो। पहले हम सबसे पहले ये सीखेंगे, पेज के बीचों बीच मतलब इस पॉइंट के बीचों बीच लिखना एरर्स। पहले हम ये देखेंगे कि सर गलतियां कैसी होती हैं। पहले तो बीमारियां सिखाई जाएंगी ना, डॉक्टर को पहले दिन थोड़ी ना सीधा दवाई दे दी कि ये लो भाई ये रही दवाई। पहले डॉक्टर बनाने से पहले ये सिखाया जाता है कि बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं। तो जब हम सारी बीमारियां जान लेंगे तब उसका इलाज करेंगे। तो आज बेसिकली पहले हमें ये देखना है कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जी, तो इसमें लिखिए सबसे पहला नंबर 1। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं एरर्स के? 4 प्रकार होते हैं। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन तो 2 होती हैं, लेकिन फिर भी हम 4 के हिसाब से पढ़ते हैं। तो पहला लिखना है आपको बाइफरकेशन करके। पहले का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरे का नाम है एरर ऑफ ओमिशन। तीसरे का नाम है एरर ऑफ कमीशन। और चौथे का नाम है कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो हम एरर ऑफ प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, एरर ऑफ ओमिशन भी पढ़ेंगे, एरर ऑफ कमीशन भी पढ़ेंगे, कॉम्पनसेटिंग एरर भी पढ़ेंगे। भाई ये गलतियां आखिर ये जो सर कह रहे हैं 4 प्रकार की, क्या गलतियां हैं, इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो एरर ऑफ ओमिशन है ये अकेला ऐसा है कि जिसके भी 2 टाइप्स हैं। तो वो हम पहले यहाँ पे चार्ट में बना लेते हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन का पहला टाइप होता है, पहले को बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। और दूसरे को बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। पहला होता है कंप्लीट ओमिशन और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। तो बेसिकली मैं इन सब के बारे में आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल बताऊंगा। तो एक एक करके हम हेडिंग डालेंगे और सबके बारे में सीखेंगे कि ये चारों गलतियां कैसी होती है। तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट आप क्लोज कर सकते हो चाहें तो। ये तो बेसिक रिवीजन के लिए हो गया, लेकिन अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि सारी गलतियां क्या हैं, उस पर गंभीर चर्चा भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर 1 एक हेडिंग डालना। इस हेडिंग का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है इसमें लिखना, व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल is violated, when an accounting principle is violated, comma, then it is known as principal error, then it is known as principal error। तो इसको हम कहते हैं वैसे महापाप। इसको क्या कहते हैं? महापाप, सबसे बड़ा पाप। तो आप अगर मुंशी हो तो आप सड़क पर जाकर किसी का खून भी कराओगे तो शायद आपकी सज़ा छोटी होगी, लेकिन अगर आपने किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर दिया तो वो एज अ मुंशी आपके लिए बड़ा पाप हो गया। मतलब ये एक तरीका है ऐसे बताने का। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर क्या होते हैं? सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग के नियम होते हैं। जैसे आपने चैप्टर 3 में पढ़े थे ना बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे थे, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, कंसिस्टेंसी, ये अजम्पशंस थे। इसके अलावा कॉस्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, याद है? मतलब एक चैप्टर हुआ करता था। तो जब आप किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई उल्लंघन कर दो या मतलब उसमें कुछ गड़बड़ कर दो, उसकी बात ना मानो, तो उस तरह की गलतियों को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। फिर इसके नीचे सेकंड पॉइंट में लिखो एग्जाम्पल। आपके लिए इसमें एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल और सरल है। तो एग्जाम्पल में लिखना
ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और या फिर और करके इसका उल्टा, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके कोर्स के हिसाब से मेनली, और वैसे भी सिर्फ यही एक एग्जाम्पल मतलब आपको कवर करवाया जाता है। ऐसे तो करने को तो कुछ भी गलतियां कर दो, कुछ भी वायलेशन कर दो, उसको कौन रोकेगा, लेकिन हमारे लिए कहा जाता है कि ये एक गलती हम करेंगे अपने सिलेबस में या अपने क्वेश्चनों में, तो ये प्रिंसिपल एरर होता है। अब ये क्या है सर, वो समझाओ। तो सर इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, तो उसके लिए आप बस ध्यान से सुनना और मेरे साथ छोटा छोटा लिखते रहना। तो सबसे पहले आप इसके नीचे लिखो wages ₹5,000 paid on installation of machine, बस, और इसको आप ब्लॉक बना लो। wages ₹5,000 paid on installation of machine। अब आपको बस ये बताना है, सिंपल, आराम से समय ले लो चाहे जितना मर्जी, कि इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट मतलब कि सही जर्नल एंट्री आपको क्या सिखाई थी। वैसे तो पहले कौन बच्चा बताएगा ढूंढ के सोच के कि आपने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपये की वेजेस पे करी है, तो कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। ये पढ़ चुके हैं हम वैसे, किसे याद है? तो ठीक है, बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, तो आप इसकी करेक्ट एंट्री लिख सकते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो याद है आपको, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही जर्नल एंट्री है। इसका मतलब आपको ये बात याद है, और आप तो होशियार मुंशी हो, कि चाहे हम वेजेस पे कर रहे हैं तब भी आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं बोला, जबकि हम वेजेस पे कर रहे हैं फिर भी आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको सिखा रखा है, आपने पढ़ रखा है कि अगर वेजेस पे करी हैं हमने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? मशीन अकाउंट को। तो जब हम किसी एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, या मतलब एक तरह से एसेट खरीदते हैं, एक तरह से, एक प्रकार से, तो एसेट खरीदने को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो अपने मुंह से, क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप सही हो, मतलब सरप्राइजिंगली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप सही बताओगे, मुझे लगा शायद भूल गए हो, लेकिन आप सही हो, वेरी गुड। तो पहले इतनी बात ओके हो गई। लेकिन जो आदमी गलत करेगा, जिस आदमी को गलती करनी है, जो मान लो आपकी तरह होशियार नहीं है, जो मुंशी सारी बातें नहीं जानता आपकी तरह, वो मुंशी क्या गलत एंट्री करेगा? वेरी गुड। वो अपना इतनी बातें सोचेगा ही नहीं, वो तो सिंपल कह देगा सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर आप यही बोलते मुझे, तो मैं भी फिर आपको दो बातें सुनाता और आपको कहता कि आप भी गलत वाले मुंशी हो, लेकिन आप नहीं हो वैसे। लेकिन अगर गलत मुंशी होता तो वो क्या रॉन्ग एंट्री करता? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब जो मुंशी गलत है वो इसे मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं करता, वो एक नॉर्मल खर्चा समझता। वो कहता रहे तो 5,000 की वेजेस है, खर्चा है। तो छोटे खर्चों को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई मुंशी ये गलती करता तो बताओ उसने कौन सा एरर करा? प्रिंसिपल एरर। क्योंकि प्रिंसिपल एरर का मतलब ही ये होता है कि आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई भी मुंशी ये गलती करके बैठा होता तो इसका मतलब उसने महापाप करा है, इसका मतलब उसने एरर ऑफ प्रिंसिपल करा है। तो क्लियर हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? तो आपके लिए बस ये एक ही एग्जांपल है, आप निश्चिंत रहना। तो क्या है एक ही एग्जांपल?
मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी मान लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दिस इज प्रिंसिपल एरर। तो ये हमारी प्रिंसिपल एरर मानी जाती है। उसके बाद हेडिंग नंबर 2 डालते हैं। हेडिंग नंबर 2 है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन वर्ड का क्या मतलब होता है जी? ओमिट करने का मतलब होता है भूल जाना। तो ओमिट करने का मतलब होता है भूल जाना। तो अब भूल जाने की भी गलतियां होती हैं, ये तो आप भी करते हो वैसे। कई बार क्वेश्चन में आप, कई बार होता है ना आंसर में आप कहते हो सर हम ये भूल गए थे लिखना। अभी आज भी ये कह रहे थे आपके मैं भूल गया लिखना। तो अगर कोई मुंशी चीजें भूल गया लिखना तो वो भी गलती है, उस गलती को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब मैंने बताया था ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, तो दोनों टाइप बनाओ। पहले इसमें पहली तरफ लिखो कंप्लीट ओमिशन और दूसरी तरफ लिखो पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, बस। तो आप हेडिंग डाल के अपना रुक जाना, फिर 2 मिनट में समझाऊंगा, उसके बाद लिखना है आपको कि कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, पार्शियल ओमिशन क्या होता है। तो देखो जी, बस आप सुनते रहना। आपको तो शायद याद ना हो, लेकिन आपको पढ़ाया था कि सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने का। याद है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल। वेरी गुड। और जर्नल का मतलब वैसे ही ये होता है कि जिसमें आप बुक्स बनाते हो, अलग अलग तरह की बुक्स बनाते हो। क्योंकि जब सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? बुक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ चुके हो कि सर अगर क्रेडिट परचेज है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज बुक में। अगर क्रेडिट सेल्स है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सेल्स बुक में। अगर वो परचेज रिटर्न हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज रिटर्न बुक में। अगर वो सेल्स रिटर्न हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सेल्स रिटर्न बुक में। अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। और जो इनमें ना रिकॉर्ड हो पाए वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर में। तो मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। चलो ठीक है। अब रिकॉर्ड होने के बाद आपको बताया था कि जितनी भी रिकॉर्डिंग इन किताबों में होती है, चाहे किसी भी किताब में हुई हो, किसी भी बुक में हुई हो, वो सारी की सारी फिर क्लासीफाई होना शुरू होती है। क्लासीफाइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्लासीफाइंग में क्या होता था? वेरी गुड, लेजर, जिसमें आप टी शेप अकाउंट बनाते थे। याद है? क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता था? लेजर, जिसमें आप टी शेप अकाउंट बनाते थे और उसके अंदर आप पोस्टिंग करते थे। किसी को डेबिट में पोस्ट करा, किसी को क्रेडिट में पोस्ट करा, किसी को डेबिट में पोस्ट करा। याद आ गया? पोस्टिंग करते थे, यही था प्रोसेस। चलो अब ध्यान से सुनना। तो कंप्लीट ओमिशन किसे बोलते हैं और पार्शियल ओमिशन किसे बोलते हैं? अब आप मेरे साथ लिखना। तो कंप्लीट ओमिशन के नीचे लिखना 2 बिंदियां डालनी है। पहली बिंदी में लिखना रिकॉर्डिंग और दूसरी बिंदी में लिखना है क्लासीफाइंग। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे एमसीक्यू हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट। और इसी तरह पार्शियल ओमिशन में भी लिखना है, पहली बिंदी डाल के रिकॉर्डिंग
और दूसरी बिंदी डाल के क्लासीफाइंग। किसी को अपने समझने के लिए लिखना हो तो रिकॉर्डिंग के ब्रैकेट में लिख सकते हो। रिकॉर्डिंग मतलब होता है जर्नल या बुक्स, और क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेजर या ब्रैकेट में टी शेप अकाउंट्स। मतलब अगर कोई बच्चा, पता चला मैंने तो लिखवा दिया, मैं तो खुश हो रहा हूँ, हा कि रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग लिखवा दिया मैंने तो, और बच्चे को यही नहीं पता, बाद में सोच रहा है कि यार रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग ये पता नहीं कौन सी चिड़िया हैं। तो रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल वाली बुक्स और क्लासीफाइंग मतलब वो लेजर वाले टी शेप अकाउंट। अच्छा जी, तो अब कंप्लीट ओमिशन का मतलब समझे। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है कि आपने किसी ट्रांजैक्शन को ना तो रिकॉर्ड करा और रिकॉर्ड भी नहीं करा, और उसके बाद फिर उसको पोस्ट भी नहीं करा। मतलब आप बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण रूप से भूल गए उसको। क्योंकि जैसे मान लो कोई क्रेडिट परचेज करी हमने, तो ना तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ और ना ही रिकॉर्ड होने के बाद वो पोस्ट हुआ, लेजर में पोस्ट हुआ। तो इस तरह की गलती को क्या बोलते हैं? कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन में आप दोनों के आगे क्रॉस बना सकते हो कि कंप्लीट ओमिशन का मतलब है एक तरह से कि ना तो रिकॉर्डिंग हुई और ना ही क्लासीफाइंग मतलब पोस्टिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आप पूरी तरह से भूल ही गए। तो मतलब एक ट्रांजैक्शन आई और उसको पूरी तरह से आप भूल गए। अब पार्शियल ओमिशन में तुक्का मारो। हाँ, और क्या, क्योंकि ये करते हो ना आप गलतियां, इसलिए तुक्के सही हो रहे। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली, टिक, मतलब बुक में तो लिख लिया आपने भाई, परचेज क्रेडिट परचेज हुआ तो आपने परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वहां से निकाल के लेजर में पोस्ट नहीं करा, क्लासीफाई नहीं करा। तो आप क्लासीफाई करना भूल गए, आधा काम कर लिया आधा भूल गए, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं पार्शियल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन में बेसिकली आप रिकॉर्डिंग तो कर लेते हो जर्नल के अंदर, बुक के अंदर, पर वहां से पोस्ट नहीं करते, लेजर नहीं बनाते, टी शेप अकाउंट में भूल जाते हो करना, तो उसको बोल देते हैं पार्शियल ओमिशन। ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भूल सकते हो, कुछ भी अधूरा भूल सकते हो या पूरा भूल सकते हो। तो इसको हम बोल देते हैं कौन सा एरर? एरर ऑफ ओमिशन। चलो, वेरी गुड। इसके बाद जी नंबर 3 का नाम है, तीसरी गलती का, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। तो इसको समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इसके ब्रैकेट में या नीचे हिंदी में लिख लो, हमारी गलतियां। तो जितनी गलतियां आपने अभी तक करी हैं, मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं जो आप कक्षा के बाहर कर रहे हो, जो आप मुंशीगिरी में करते हो, यानी अकाउंटिंग गलतियां जितनी आपने अभी तक करी हैं या और अपने जीवन काल में जो भी करोगे, वो 99.99% सारी गलतियां एरर ऑफ कमीशन होती हैं। मैं उदाहरण दूंगा तो आप बड़ा लिंक कर पाओगे कि हाँ सर ये तो गलतियां हमने करी हैं और अभी कर भी रहे थे तो सब। तो इसमें आप लिख लो ए डाल के, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, कई बार आप रिकॉर्डिंग गलत करते हो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लिख लो एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू रामू फॉर ₹10,000। तो बताओ रोहित, इसकी जर्नल एंट्री बताओ, गुड्स सोल्ड टू रामू फॉर 10,000। तो देखो अब रोहित कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू रामू। भाई यही बोला रोहित ने, यही एंट्री कह रहा है ना रोहित। तो आप बच्चे लिखो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रामू। तो इसका मतलब ये रोहित क्या एंट्री करके कौन सी गलती करवा रहा है? रिकॉर्डिंग एरर। मतलब इसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, कि आप रिकॉर्डिंग ही यानी कि जर्नल एंट्री ही क्या करते हो? गलत करते हो। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि जर्नल एंट्री गलत करी। हिंदी में लिख लो जिसको समझना हो। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब है
जर्नल एंट्री गलत करी। तो अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ कि क्या आपने आज तक कोई भी जर्नल एंट्री गलत नहीं करी है क्या? करी है ना कभी तो करी है कोई ना कोई एंट्री। तो इसका मतलब आपने कौन सा एरर कर रखा है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब एक तरह से एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन में पहली गलती जो होती है वो होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की, मतलब आप गलत जर्नल एंट्री करते हो। वो कुछ भी हो सकती है गलत जर्नल एंट्री, तो जब भी आप गलत जर्नल एंट्री करते हो तो मतलब वो एरर ऑफ कमीशन हो गया एक तरह से। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का, तो समझ गए एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसका एक और डेमो तो नहीं देखना? चलो दूसरी गलती आपकी, मतलब इसी के अंदर बी पॉइंट, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। तो इसमें आप लिख लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें 2 एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल 1, तो इसमें अपना एक छोटा सा टी शेप अकाउंट बनाना है, कोई भी किसी भी नाम का, 3 लाइन का, ठीक है, छोटा सा गंदा सा, ज़्यादा सुंदरता पे ध्यान नहीं देना। और डेबिट साइड में अपना कोई फिगर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लो। कोई पोस्टिंग कर रखी है हमने, मान लो 2000 रुपये, उसके बाद 10,000 रुपये, और उसके बाद 5,000 रुपये। तो मान लेते हैं हमने कोई लेजर के अंदर, किसी अकाउंट के अंदर, टी शेप अकाउंट के अंदर कुछ पोस्टिंग कर रखी है। और अब इन पोस्टिंग्स को करने के बाद, पोस्टिंग के बाद अगला स्टेप क्या होता था? कास्टिंग। तो कास्टिंग का मतलब क्या होता था? सम करना। तो बताओ रोहित, इन सब का टोटल कितना आ रहा है? कास्टिंग करो इनकी। हाँ बताओ, तुम बताओ। तो रोहित कह रहा है 14,000 रुपये, ठीक है। तो 14,000 रुपये, 14,000 लिखो भाई सब बच्चे। रोहित कह रहा है 14,000। ओके रोहित, तो बताओ रोहित ने क्या गलती करी है? मतलब क्या गलत करा है? कास्टिंग गलत करा है, यानी कि सम गलत करा है ना? दिख गया सबको? चलो एग्जाम्पल 2 और लिखना है इसमें। तो रोहित एक और मौका है अब तुम्हारे पास, इसका सही बताना। तो एक और छोटा सा डेमो कर लेते हैं, एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं। चलो रोहित ने तो एक बताया था, आइसक भाई से पूछते हैं। तो मान लो आपने कुछ और पोस्टिंग कर रखी है, डेबिट में 3,000, फिर मान लेते हैं 5,000, फिर मान लेते हैं 6,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी सी पोस्टिंग्स कर रखी हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग के बाद आप करते हो कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब वही टोटल करते हो। तो बताओ आइसक भाई, इनकी कास्टिंग करके बताओ कितना टोटल आ रहा है। तो आइसक भाई कह रहे हैं सर 21,000। ओके, तो ये कौन सी एरर हो गई? एरर ऑफ कास्टिंग। तो आपको समझ आया एरर ऑफ कास्टिंग किसे कहते हैं? अब इसमें बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट, एग्जाम्पल 1 का एक स्पेसिफिक नाम है, उस गलती का एक स्पेसिफिक नाम है, और एग्जाम्पल 2 में जो हो रहा है उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। तो बताओ स्कूल के योद्धाओं जिन्होंने पढ़ लिया अपने अपने विद्यालयों में। वेरी गुड, फर्स्ट का नाम है अंडर कास्टिंग। तो सब लिखो, पहले एग्जाम्पल की गलती को कहते हैं अंडर कास्टिंग। वेरी गुड। तो रोहित का वैसे टोटल आ रहा था उस समय 17,000, है ना, लेकिन लिखा कितना? 14,000। कम लिखना। तो जब आप कम टोटल करते हो, कम टोटल, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडर कास्टिंग। और नीचे आइसक भाई का कितना आ रहा था? 21,000, और वैसे एक्चुअल है 14,000। तो ये क्या बन गई? ओवर कास्टिंग। तो नीचे एग्जाम्पल 2 जो है वो है ओवर कास्टिंग, यानी कि जब आप ज़्यादा टोटल करते हो, जितना है नहीं उससे ज़्यादा लिख लेते हो, तो उस गलती को कह देते हैं ओवर कास्टिंग।
तो आप सब बच्चे अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के कहो कि क्या आपने आज तक कभी ये गलती नहीं करी, कभी ना कभी टोटल गलत करा ही है आपने, कम या ज़्यादा कुछ भी। तो ये भी एक तरह से आप ही की गलती है। तो आप जर्नल एंट्री गलत करते हो, बोलो हाँ, बोलो ना मैडम हाँ। आप टोटल गलत करते हो, बोलो हाँ। तो ये कौन सी गलतियां चल रही हैं? एरर ऑफ कमीशन, है ना। और आपकी सर गलतियां हमारी और बताओ, तो लिखो जी सी। और क्या गलती है आपकी? एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। तो ये शायद आपने ना करी हो, लेकिन ये भी है आप ही के टाइप की गलती, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही बस एक डेमो लेके समझा देता हूँ जल्दी से। मान लेते हैं आपने खूब सारी पोस्टिंग वोस्टिंग सब कर रखी है, कास्टिंग भी ठीक कर रखी है, सब कुछ ठीक कर रखा है, मतलब आप चैंप हो, अपने क्लास के टॉपर हो आइसक भाई की तरह, और आपका बाय बैलेंस CD आ रहा है 12,098 फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही आ रहा है, टीचर भी खुश। अब आपको ये तो पता ही है कि जो आपका ये बैलेंस CD होता है वो फिर अगले वर्ष क्या बन जाता है? टू बैलेंस BD। अब इत्तेफाक से आपका रजिस्टर उस समय भर गया था, पेज है ना, आपका पेज उस समय भर चुका था, बिल्कुल लास्ट में ये था। तो आपको अगले पेज पर कंटिन्यू करना पड़ा। आपने पेज पलटा और पेज पलट के आपने अब लिखा टू बैलेंस BD, और क्योंकि आप तो जोश में हुई, नौजवान खून हो, तो आपने टू बैलेंस BD में लिख लिया 12,089। ओह, तो इसका मतलब आपने जब किसी पर्टिकुलर अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करा अगले पेज पर, तो आपसे क्या गड़बड़ हो गई? जोश जोश में होश खो बैठा, बिल्कुल सही। यानी कि जो 098 था उसको आपने गलती से अगले पेज पर क्या लिख लिया? 089। तो इस तरह की गलती को हम कह सकते हैं, ये कौन सी गलती हो गई? एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद डी, ये भी गलती वैसे कईयों ने शायद करी और कहीं करेंगे भी आगे। डी तो आपने कर रखी है, इसमें तो अगर कोई बच्चा कहते सर मैंने नहीं करी, तो इसका मतलब वो तो बच्चा ज्ञानी बच्चा है, उसको पास वरदान है। तो डी एरर है इसमें, एरर ऑफ पोस्टिंग। ये तो सबने ही गलत करा होगा, कभी ना कभी। आप सच बताओ, किसी ना किसी लेजर में आपने गलत पोस्टिंग करी है, या तो डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया होगा, कभी ना कभी तो करा होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने बिल्कुल पेन पकड़ते ही लेजर जब से सीखना शुरू करा आपकी सारी पोस्टिंग ठीक हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आप कुछ गलत लेजर में गलत साइट पर पोस्टिंग कर सकते हो। तो एक दो मतलब एग्जांपल लिख लेते हैं, इसमें आप एग्जांपल लिख लो, जैसे पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल्स बुक इन परचेज अकाउंट। मान लो ये गलती हो गई कि टोटल ऑफ सेल्स बुक को आपने कहां पोस्ट कर दिया? परचेज अकाउंट में, जबकि सेल्स बुक का टोटल तो सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा, तो आपने कुछ गलत पोस्टिंग कर दी। एक और एग्जांपल भी लिख सकते हो, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। हो सकता है आपने डेबिट में पोस्ट करना हो और आपने गलती से कहां पोस्ट कर दिया हो? क्रेडिट साइड, रॉन्ग साइड। और एक एग्जांपल और लिख सकते हो, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। तो आपको राम के अकाउंट में डेबिट करना था, बट आपने गलती से श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब कुछ भी हो सकती है रिलेटेड टू पोस्टिंग। तो पोस्टिंग वाली सारी गलतियों को हम मतलब एरर ऑफ पोस्टिंग कह देते हैं। तो समझ आ रहा है आपको? यहां तक क्लियर सब बच्चों को? बोलो ना हाँ। तो एक बार जल्दी से बताते हो, तो महापाप अगर करा तो कौन सी गलती? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप भूल जाते हो तो कौन सी गलती? एरर ऑफ ओमिशन। अगर जर्नल भी भूल गए, लेजर भी भूल गए तो कंप्लीट ओमिशन। जर्नल कर ली, लेजर भूल गए तो पार्शियल ओमिशन। और जो गलतियां आप अभी तक करते आए हो वो सारी गलतियां एरर ऑफ कमीशन, जिसमें एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आ सकता है, एरर इन कास्टिंग आ सकता है,
एरर इन कैरी फॉरवर्ड आ सकता है, एरर ऑफ पोस्टिंग आ सकता है। तो 3 तरह की हमारी गलतियां हो गई। अब उसके बाद नंबर 4 और आखिरी प्रकार की मेन गलती, इसका नाम है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो कॉम्पनसेट करने का क्या मतलब होता है वैसे हिंदी में? कॉम्पनसेट करने का मतलब हो गया भरपाई। तो पापा ने आपको 2 थप्पड़ मारे, तो अब उसकी भरपाई करने के लिए आप अपने मन की शांति के लिए छोटे भाई को भी 2 थप्पड़ मार देते हो बिना किसी बात के, फॉर एग्जाम्पल। तो बस ये सब मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप कॉम्पनसेट करने के मतलब को समझ पाए। तो भरपाई का मतलब हो गया कि यहां पर गलतियां जो होंगी, बेसिकली 2 गलतियां होंगी या मल्टीपल गलतियां होंगी, लेकिन वो इस तरह से हो रही होंगी जो एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगी। वो मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। पहले अंग्रेजी लिख लो। तो इसमें लिखो दोज एरर्स in which effect of one error is nullified by the second error. Those errors in which the effect of one error is nullified by the second error, जिसमें एक गलती को दूसरी गलती नलीफाई कर देती है। और एग्जाम्पल में लिख लो, राम वॉज डेबिटेड बाय ₹100 इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, एंड एट द सेम टाइम श्याम वॉज क्रेडिटेड by ₹100 instead of debit, and at the same time Shyam was credited by ₹100 instead of debit। ठीक है, तो एग्जाम्पल छोटा सा है, लेकिन एक बार समझा देता हूँ आपको सिंपल भाषा में अंग्रेजी का क्या तात्पर्य है। तो मान लेते हैं आप एक राम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब लेजर अकाउंट, और दूसरी तरफ आप एक श्याम अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे थे, लेजर अकाउंट। 2 लेजर अकाउंट मान लेते हैं आप प्रिपेयर कर रहे थे। अब आपको राम के अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट साइड पर लिखना था फॉर एग्जाम्पल, और श्याम के डेबिट साइड पर 100 रुपए लिखना था। ये बेसिकली करेक्ट था जो आपको करना चाहिए था, लेकिन आपसे 2 गलतियां हुई। तो बड़े ध्यान से देखना इसे भाई, दोनों 2 गलतियां क्या हुई। आपसे गलती से राम के 100 रुपए डेबिट की बजाय, मतलब क्रेडिट की बजाय, आपने वो 100 रुपए गलती से कहां लिख लिए? डेबिट में। ये आपने पहली गलती कर दी, गलती नंबर 1, कि आपने राम अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। लेकिन आपसे इत्तेफाक से एक और गलती हो गई, आपने श्याम के डेबिट के लिखे हुए 100 रुपए गलती से कहां लिख लिए? क्रेडिट में लिख लिए। तो ये आपसे दूसरी गलती हो गई, गलती नंबर 2। तो यानी कि आपने कितनी गलतियां करी हैं? 2 गलतियां करी। पर मजेदार बात यह है कि जब हम इन टोटलिटी बाद में ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो ये गलती पता नहीं चलेगी। क्यों नहीं पता चलेगी? क्योंकि जो काम राम में होना था वो आपने श्याम में कर लिया, और जो काम श्याम में होना था वो राम में कर लिया। तो टोटलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ट्रायल बैलेंस अभी भी टैली हो जाएगा, मतलब टोटलिटी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी दोनों गलतियों को हम क्या कहते हैं? कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसमें एक गलती हुई और दूसरी भी हुई, लेकिन दूसरी गलती ने पहले गलती के प्रभाव को खुद ही खत्म कर दिया। तो इससे टोटलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। तो समझ आ गया कॉम्पनसेटिंग एरर सब बच्चों को क्या होते हैं? क्लियर? चलो, तो ये हो गए बेसिकली कॉम्पनसेटिंग एरर्स, मतलब 4 प्रकार के एरर्स। यहाँ तक क्लियर?
अब इसके नीचे आपको एक स्टार पॉइंट बनाना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको स्टार डाल के एक हेडिंग डालनी है, विच एरर अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, और क्वेश्चन मार्क लगा लेना, विच एरर अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम कुछ एरर्स लिखते हैं, एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो, और दूसरी तरफ एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस से संबंधित स्टेटमेंट लिखते हैं। तो कुछ इस तरह का आप एक टैबुलर फॉर्मेट बना सकते हैं, 2 कॉलम वाला, ज़्यादा लंबे कॉलम्स नहीं हैं। पहले में लिख लेते हैं टाइप ऑफ एरर और दूसरे में लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले लिखो टाइप ऑफ एरर में नंबर 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो वैसे तो मेरा मन है आपसे पूछूं, थोड़ा सा सोचो आप, लेकिन मुझे पता है कुछ बातें आप सोच शायद ना भी पाओ, पर कोई नहीं, तुक्का मरवा लेते हैं आपसे। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसा आपने पढ़ा था, वैसे क्या था एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद है कि आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन करते हो। जैसे एग्जाम्पल कि आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया। तो बस आपको सोचना है, और नहीं सोचा जाए तो तुक्का मार देना कि अगर मान लो मैं कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर उसके करने के बाद मैं सब कुछ कंप्लीट करता हूं, जर्नल बना लेता हूं, लेजर बना लेता हूं और ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, तो आपको क्या लगता है कि वो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा या नहीं करेगा? ये है मुद्दा। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ, यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। कर जाएगा तो वेरी गुड। तो आपको सब बच्चों को लिखना है, शॉर्ट में लिख लो कि ट्रायल बैलेंस विल टैली। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसी गलतियां होती हैं जो गलतियां तो हैं पर उनको करने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होएगा? टैली होगा, क्योंकि अंदर अंदर गड़बड़ है लेकिन फिर भी टोटल मैच करेगा। वेरी गुड। दूसरा, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, तो कंप्लीट ओमिशन याद है कौन सा था जिसमें आप क्या करते थे? हाँ, जिसमें आप रिकॉर्डिंग भी भूल गए, और रिकॉर्डिंग भी भूल गए तो फिर पोस्टिंग भी भूल गए। तो अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए और फिर उसके बाद लेजर भी करना भूल गए और फिर सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस फिर टैली करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये वो नलायकी भरा जवाब है जो आपको नलायकों का सरताज बनाता है। तो ट्रायल बैलेंस आपका इसमें भी टैली करेगा। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें आप शायद गलत सोचो या सोच ना पाओ, बट डोंट वरी, ये धीरे धीरे ओवर द टाइम आप समझ जाओगे। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, जैसे मान लो टोटल 4 चीज़ें, अगर मैं एक चीज़ भूल गया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसका मतलब ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। हो सकता है वो टोटल कम हो, लेकिन दोनों चीज़ें आपस में टैली करते हैं। तो जब हम कंप्लीट ओमिशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तब ट्रायल बैलेंस क्या करता है? टैली करता है। उसका प्रभाव ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता। नंबर 3, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन कौन सा था? रिकॉर्डिंग कर लेते हो, मतलब एक चीज कर लेते हो आप
पर उसको पोस्ट नहीं करते, क्लासीफाइंग नहीं करते। तो मारो तुक्का, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस आपका अगर सब कुछ करने के बाद टैली करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ठीक है ना। तो ये कुछ गलतियां हैं और इनका कुछ प्रभाव है वो लिख रहे हैं। इसी तरह लिखो 4 है कॉम्पनसेटिंग एरर्स, वही राम शाम वाला, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो बताओ, अगर हमने वही गलती करी, राम को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, शाम को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो क्या फिर जब आप बाद में टोटल करोगे सब कुछ करने के बाद, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टैली करेगा, मतलब मैच करेगा? हाँ, यस सर, वेरी गुड। तो लिख लो ट्रायल बैलेंस विल टैली। उसके बाद 5A इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 5 वाला जो है वो एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन उसमें मतलब अलग अलग प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसीलिए उसको नाम हमने 5A दे दिया। तो इसमें आप लिखना पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। तो पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड तो मतलब आप एक अकाउंट बना रहे थे, फॉर एग्जांपल टी शेप अकाउंट, और आपको डेबिट में पोस्ट करना था फॉर एग्जांपल, पर आपने गलती से क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। आपने गलती कर दी कि आपको डेबिट में पोस्ट करना था पर आपने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, गलत साइड पर पोस्ट कर दिया। तो फिर मान लो आप सब कुछ कर लोगे, पूरा बैलेंस बना लोगे सारी अकाउंटों का, फिर बाद में ट्रायल बैलेंस करोगे तो मैच करेगा क्या या नहीं करेगा? नहीं करेगा। सही, तो इसमें लिख लो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपने डेबिट क्रेडिट का झमेला कर दिया। तो जब भी आप रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग करते हो तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। एक और लिख लो 5B, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। आपने पोस्ट कर दिया गलत अकाउंट में, मतलब जैसे कि कोई टी शेप अकाउंट है जिसमें आपने डेबिट करना था, लेकिन वो राम अकाउंट में डेबिट करना था, पर आपने गलती से श्याम अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। फिर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, तो क्या एंड में फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप हो नालायकों के सरताज। वेरी गुड। तो पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट करने से ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ। भाई मैंने अगर किसी टी शेप अकाउंट में डेबिट साइड पर 100 रुपये लिखा और बहुत सारे बाकी सब टी शेप अकाउंटों में भी कुछ कुछ लिखा, तो जब मैं टोटल करूँगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अब डेबिट में अगर 100 रुपये लिखा आना चाहिए, तो चाहे राम के नाम से लिखा हो चाहे श्याम के नाम से लिखा हो, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? टोटल तो टोटल तब भी मैच करेगा। तो अगर आप गलत अकाउंट में पोस्ट करते हो, जैसे मान लो ये राम अकाउंट की जगह आपने गलती से श्याम अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस पर टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आइसक को आइसक ना बुलाकर कहूं और शाहरुख खान भाई कैसे हो, और अब मैं कहूं कि चलो अब क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करो, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो गलत अकाउंट में पोस्ट करने से टोटैलिटी पर टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक गलत अकाउंट मतलब एक नाम चेंज करा है, राम की जगह श्याम अकाउंट बनाया। वैल्यू तो सही है, पोस्टिंग भी सही है, टोटल भी सही है। तो गलत अकाउंट में पोस्ट करने से ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा। चलो एक और बताओ, 5 का C। 5 के C में लिखो जी पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। आपने गलत अमाउंट पोस्ट करा, मतलब वही जैसे 1000 करना है पर मान लेते हैं आपने गलती से 10,000 पोस्ट कर दिया, तो सोचो क्या होगा? तो मतलब ट्रायल बैलेंस टैली करेगा या नहीं करेगा? वो कह रहा है करेगा।
चलो तो इसमें लिखो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, नहीं करेगा, क्योंकि जब आप गलत अमाउंट पोस्ट करते हो, ये सब हम सीखेंगे, डोंट, अभी बच्चे ज़्यादा घुटनों पे दबाव मत डालना, घुटनों में दर्द होगा। आपको अभी सिर्फ जो बातें लिखवाई जा रही हैं ये सब बातें चैप्टर में आगे ऑटोमेटिक कवर होंगी, लेकिन अभी सिर्फ लिखना जरूरी है क्योंकि हम अभी पढ़ रहे होते हैं। तो आप सिंपल ये बात याद रखो, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, बस मुद्दे की बात सुनना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके होने के बावजूद भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका अफेक्ट, जिनका प्रभाव ट्रायल बैलेंस पर पड़ता है। तो कुछ गलतियां आप ट्रायल बैलेंस में पकड़ सकते हो, देख सकते हो कि हाँ गड़बड़ है, और कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेंगी और उनको आप ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ पाओगे, मतलब वो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि गलती हो रखी है, वो फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। बात समझ आई? तो ये हो गया जी पहला सितारा, और बस एक आखिरी सितारा और लिखना है, फिर हम अपनी कक्षा का समापन कर लेंगे। ये एक छोटे से नोट से है, इसमें लिखना है एरर्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। ये भी एक नज़रिया है, गलतियों को कैटेगराइज करने का ये भी एक नज़रिया है। तो बस आपको खाली नाम लिखना है कि वो क्या नज़रिया है। ए, कुछ को बोलते हैं वन साइडेड एरर्स, दैट इज विच अफेक्ट वन अकाउंट ओनली। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ये वही गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और बी दूसरी कैटेगरी होती है, उसे हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स, दैट इज which affect two or more accounts। और ब्रैकेट में लिखना है errors not affecting ट्रायल बैलेंस। तो ये भी मतलब एक नज़रिया बन गया कि कुछ लोग कहते हैं कि गलतियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं, पहली गलतियां ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देंगी और दूसरी गलतियां ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगी। मतलब ये भी एक नज़रिया है गलतियों का, जो हालांकि हम चैप्टर में खुद ऑटोमेटिक कवर करते हैं, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना। तो बस एक बार समापन करने से पहले बता दो मेन जो हमें आज सीखना था कि कितने प्रकार की गलतियां होती हैं मेनली, 4। वेरी गुड। कौन कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। और एक बार इनका ब्रीफ बता दो। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब नियम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन करना। फिर एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन का मतलब रिकॉर्डिंग भी नहीं करना, लेजर भी नहीं करना। फिर पार्शियल ओमिशन का मतलब रिकॉर्डिंग कर लेना लेकिन लेजर पोस्टिंग नहीं करना। फिर एरर ऑफ कमीशन का मतलब हमारी गलतियां। वेरी गुड, ऐसे याद रखो। तो आप क्या क्या गलत करते हो? आप जर्नल एंट्री गलत करते हो, आप टोटल गलत करते हो, आप अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड गलत करते हो, और पोस्टिंग तो खैर आप बचपन से ही गलत करते हो। और कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो कौन सी गलतियां? जो दो गलतियां होती हैं, पहली गलती दूसरी गलती को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है।
और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।